तो दोस्तों आज से हम शुरू करने वाले हैं राजस्थान का इतिहास। अब जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हो, राजस्थान का इतिहास कोई यूट्यूब शॉर्ट्स तो है नहीं कि 30-40 सेकंड में ख़त्म हो जाए। तो इसे याद रखने के लिए हम लोगों ने इसे 3 भागों में बांट दिया। जिस तरीके से आप अपने मोबाइल में कॉन्टैक्ट्स को नहीं बांट देते हो, इंस्टा वाली, कोचिंग वाली, एफबी वाली, अलग अलग, उस तरीके से। तो इसको हमने बांटा प्राचीन काल के में, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब प्राचीन काल में हम पढ़ते हैं सभ्यताएं, अभिलेख और इतिहासकार जो मतलब इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं, उनके अलग अलग ग्रंथों में प्राचीन इतिहास के बारे में जिन्होंने लिखा। उसके अलावा कुछ शिलालेख हो गए, पुराने कुछ सिक्के इत्यादि जो हमें मिले, जिनसे हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं प्राचीन काल के इतिहास में। अभी इसके बाद आता है दोस्तों मध्यकालीन इतिहास। तो मध्यकालीन इतिहास में हम प्रमुख मुख्यतः पढ़ते हैं राजवंशों का इतिहास। राजस्थान में जो विभिन्न रियासतें रही है उनके बारे में, और ये जो ठिकाने वगैरह मतलब आज़ादी से पहले की जो भी रियासतें रही है उन सभी राजवंशों का इतिहास हम मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब इसके बाद में आता है आधुनिक इतिहास। तो आधुनिक इतिहास आप ये समझ के चलिए कि एक तरह से मानिए अंग्रेज़ों के आने के बाद का जो इतिहास था। 1857 की क्रांति हुई, किसान आंदोलन हुए, जनजातीय आंदोलन हुए, ये सभी आधुनिक इतिहास के अंदर आ जाते हैं। तो अभी सबसे पहले हम पढ़ते हैं मध्यकालीन इतिहास के बारे में, क्योंकि ज़्यादा प्राचीन लेंगे तो उससे भी वो नहीं, पहले मध्यकालीन ले लेंगे, फिर आधुनिक इतिहास, और उसके बाद में हम प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए समझते हैं मध्यकालीन इतिहास के बारे में। तो दोस्तों बात करते हैं राजस्थान के मध्यकालीन इतिहास की। तो मध्यकालीन इतिहास में 19 तो रियासतें थी। तो जहाँ जहाँ बात आती है रियासतों, क्षेत्रफल और लड़ाइयों के बारे की, तो इनमें तो राजस्थानी कहीं भी पीछे रहने वाले हैं नहीं। और तो इसके अंदर हम पढ़े हैं कि 19 रियासतों के जो भी युद्ध हुए या जो भी प्रमुख घटनाएं हुई उन सभी के बारे में मध्यकालीन इतिहास के अंदर हम चर्चा करेंगे। तो 19 रियासतों में से 3 तो थे ठिकाने। लावा था टोंक में, निमराना अलवर में, और कुशलगढ़ थी बांसवाड़ा में। कुशलगढ़ थी बांसवाड़ा में। और बात करें सबसे बड़ी रियासत की, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ी रियासत थी वो तो थी जोधपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर या मारवाड़। और बात करें अगर सबसे बड़ी रियासत जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से जो रियासत थी वो थी जयपुर। सबसे प्राचीन रियासत जो थी वो मेवाड़ थी, और सबसे नवीन रियासत जो थी वो झालावाड़ थी। और जो एकमात्र मुस्लिम रियासत थी वो थी टोंक। अभी इधर आप बात करोगे कि भरतपुर, धौलपुर, ये क्या ऐसे लिख दिया? नहीं नहीं, इनमें ऐसा है कि धौलपुर और भरतपुर पे तो जाट वंश ने शासन किया, और जैसलमेर और करौली पे यादव वंश ने शासन किया। तो ये तो हुई बात राजस्थान में मध्यकालीन इतिहास में कौन कौन सी रियासतें थी, कितने ठिकाने थे और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे। केंद्र शासित प्रदेश में ये एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसे मेरवाड़ा प्रांत या कश्मीरी प्रांत भी कहा जाता है। तो अजमेर है, इसे मेरवाड़ा या कश्मीरी प्रांत भी कहा जाता था। तो दोस्तों आज इन सभी रियासतों में से हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम आज जयपुर रियासत के बारे में। आमेर का इतिहास यानी कछुआओं का इतिहास सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं।
से। तो आमेर के इतिहास में सबसे पहले जो हमारे सामने नाम आ रहा है आमेर, तो आखिर ये आमेर का नाम कैसे हुआ? तो दोस्तों जो आमेर नाम है वो पड़ा है एक अंबिकेश्वर महादेव के ऊपर आमेर नाम पड़ा है। इसे आम्बेर कहा जाता था और बाद में आमेर कहा जाने लगा। उसके बाद में जयपुर आता है, तो जयपुर आप सभी लोग जानते ही हैं, सवाई जयसिंह ने जयनगर की स्थापना की, जिसे विक्टोरिया पैलेस या पिंक सिटी और बाद में जयपुर वगैरह कहा गया। तो इसके बाद में आता है ढूंढाड़। तो ढूंढाड़ जो दोस्तों ये एक यहाँ पर ढूंढ नाम की नदी बहा करती थी और उस नदी के नाम पर इसका नाम ढूंढाड़ प्रदेश पड़ गया। अभी यहाँ पर जिस वंश ने शासन किया वो वंश था कछवाहा वंश। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कछवा वंश की उत्पत्ति के बारे में हमें इतना उल्लेख मिलता है कि भगवान राम के दो पुत्र थे। दो पुत्र थे, लव व कुश। तो भगवान राम के जो पुत्र थे कुश, उस कुश के नाम पर इनका वंश का नाम कुशवाहा पड़ा और बाद में अपभ्रंश होते हुए कुशवाहा से कछवाहा हो गया। तो एक कुश के वंशज बाद में जाके कुशवाहा यानी कछवाहा कहलाए। इनका जो आदर्श वाक्य था दोस्तों वो था, ये तो धर्म स्ततो जय, मतलब धर्म की जय हो। और आमेर के शिलालेख में इन्हें रघुवंशी तिलक कहा गया है। रघुवंशी तिलक जैसा कि आपने सुना होगा, भगवान राम रघुवंशी थे और तो चूंकि ये उसके वंशज अपने आप को मानते थे तो इन्होंने अपने आप को रघुवंशी तिलक कहा और आमेर के शिलालेख में हमें रघुवंशी तिलक का इनका उल्लेख मिलता है। रघुवंशी तिलक। तो दोस्तों इन्होंने 4 राजधानियां बनाई और सर्वप्रथम जो राजधानी बनाया ये इन्होंने बनाया दौसा को, उसके पश्चात माची जिसे रामगढ़ या जमुआ रामगढ़ भी कहा जाता है, फिर आमेर और सबसे लास्ट में जो बनाया वो बनाया जयपुर को। तो दोस्तों अभी बात करते हैं कछवाहा वंश के संस्थापक की, यानी कि दुल्हे राय की। ये यहाँ की कछवाहा वंश की स्थापना जो की वो की दुल्हे राय ने, जिन्हें कछवाहा वंश का संस्थापक, आदि पुरुष, मूल पुरुष आदि इत्यादि कहा गया। दोस्तों ये जो है काफ़ी हैंडसम राजा हुए और इनके कई सारे उपनाम भी इस वजह से हमें देखने को मिलते हैं। अत्यधिक सुंदरता के कारण लोग इन्हें दुल्हे राय कहने लगे। और ढोला, तेज कंवर, रूप कंवर, सालू कंवर, ऐसे बहुत सारे नामों का उल्लेख इतिहास में हमें इनके लिए मिल जाता है। दोस्तों इन्होंने सबसे पहले जो दोस्तों 1137 के अंदर इन्होंने बड़ गुजरों को हरा करके कछवाहा वंश की स्थापना की और दौसा को अपनी प्रथम राजधानी बनाया। उसके बाद जो 1137 ईस्वी के अंदर ही माची में मीणाओं को हराकर इन्होंने माची को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। और इसके अलावा जो दोस्तों इन्होंने जमुआई माता का मंदिर बनवाया 11वीं सदी में, जो कि कछवाहा वंश की कुलदेवी भी है। दोस्तों दुल्हे राय के बाद में जो आते हैं वो आते हैं कोकिल देव। अभी कोकिल देव ने क्या सोचा दोस्तों कि यहाँ पे जो है दौसा पे पहले से दुल्हे राय ने अधिकार कर ही लिया था। माची पर जो इन्होंने अधिकार किया था वो मीणाओं को हरा के किया था। अभी माची और आमेर इन जो दोनों जगहों पे मीणाओं का शासन था और जो दौसा पर था वो गुर्जरों का था। तो गुर्जरों और मीणाओं को हरा करके पहले इन्होंने अधिकार कर ही लिया था। तो इसने सोचा कि यार जब मेरे से पहले यहाँ पर माची में मीणा के शासन था, इनको हरा के यहाँ पे अधिकार कर सकते हैं, तो क्यों ना आमेर पर भी आक्रमण कर दिया जाए और मीणाओं को हरा के यहाँ पर अधिकार करके अपने राज्य का विस्तार किया जाए और आमेर को नई राजधानी बना दी जाए। तो इन्होंने चलो तभी फिर मीटिंग बुलाई, सेनापति वगैरह सबको बुलाया कि यार चलो आमेर पर आक्रमण कर देते हैं और इसको मिला लेते हैं। तो इन्होंने चलो सब आक्रमण कर दिया आमेर पर। अभी 1207 के अंदर इन्होंने आक्रमण करके आमेर पर आक्रमण करके मीणाओं को हरा करके आमेर को अपनी तृतीय राजधानी बनाई और अंबिकेश्वर महादेव का जो मंदिर था उसके नाम पर इसका नाम आम्बेर पड़ा और बाद में अपभ्रंश होते हुए आम्बेर से आमेर हो गया। तो इसका हमें इतिहास के अंदर इतना ही उल्लेख देखने को मिलता है। इसके बाद जो दोस्तों एक राजा हुए पजवन देव।
पजवन देव। तो ये पजवन देव जी जो थे दोस्तों अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन सामंत और सेनापति थे। और इनके बारे में देखने को मिलता है कि इन्होंने तराइन के दोनों युद्धों में भाग लिया और दूसरे युद्ध के अंदर ये वीरगति को प्राप्त हो गए। इसके बाद में दोस्तों आते हैं रामदेव। इन्होंने जो कदनी महल का निर्माण करवाया और इसी महल के अंदर मतलब आमेर के जो शासक बने बाद में उन सभी का राज तिलक इसी महल के अंदर हुआ करता था। और रतन सिंह आते हैं इनके बाद में। तो रतन सिंह ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की और आस्कर ने भारमल के कहने पे इसे जहर दे के बाद में मार दिया। तो दोस्तों यहाँ से अब हमारे कछवाहा वंश का जो शासक आता है वो आते हैं भारमल जी। अब यहाँ से क्या होता है, कछवाहा वंश में आता है ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट को क्या होता है, मुगल एम्पायर। ये क्या है, भारमल जो था ये था अपने अड़ोसी पड़ोसियों से बहुत परेशान। अब इसने सोचा यार कि रोज रोज की झंझट, रोज रोज की कोई टेंशन, क्यों ना किसी न किसी कोई बड़ी पार्टी से हाथ मिला लिया जाए ताकि ये रोज रोज की टेंशन चिंताओं से पिन छूटे। अब बड़ी पार्टी कौन, मतलब ये खुद शासक था, इसकी स्टेट गवर्नमेंट की तरह मान लो। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में थे अकबर बादशाह। अभी अकबर बादशाह से ये कोई डायरेक्ट जाके मिल नहीं सकता था। अभी आज कोई जाके नरेंद्र मोदी से मिले तो क्या सीधे थोड़े मिल सकते हैं। तो इसने सोचा कि यार क्यों ना किसी के थ्रू अकबर से मुलाकात की जाए। तो इसका कोई मिलने वाला ये एक मित्र था मजनू खां। तो इसने मजनू खां से कहा कि यार भाई ले चल अकबर से मुलाकात करवा। तो इसने बोला कि बस इतनी सी बात, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं भी करा दूं मुलाकात। इसने करा दी भारमल की मुलाकात अकबर से। वो कराई 1556 में दिल्ली में। और पहली मुलाकात में भारमल ने अकबर को कुछ प्रभावित कर दिया। अब इसके बाद में आई तो इसने दोबारा मुलाकात की। तो दोबारा इसकी मुलाकात जो है वो करवाई चगताई खान ने, और ये 1562 में सांगानेर में करवाई। अभी तब दोबारा मुलाकात करवाई तो इसने सोचा कि यार कब तक दूसरों से बोल बोल के मुलाकात करते रहेंगे, क्यों ना अकबर से कुछ अच्छे संबंध स्थापित कर लिए जाए ताकि जीवन भर की टेंशन ही मुक्त हो जाए। तो दोस्तों इसने क्या सोचा, इसने करवा दिया अपनी पुत्री हरकाबाई का अकबर से विवाह करा दिया। विवाह कब करवाया, 6 फरवरी 1562 को। ये लो जी, अभी यहाँ से टेंशन फ्री। विवाह कराने के बाद में संबंध स्थापित हो गए, उसके बाद में तो कुछ दोस्ती तो है नहीं कि भाई टूट जाए। और इन्होंने जो विवाह करवाया वो करवाया सांबर नामक स्थान पर। कहाँ पे, सांबर। और जहीं पर विवाह करवाया वहीं पर अभी इसको क्या है, अकबर से संबंध स्थापित करने थे। तो अकबर बोला कि भाई देखो भारमल जी, बात ऐसी है, संबंध तो स्थापित हो रहे हैं, आप विवाह भी कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आपको जो अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। तो अधीनता इसने स्वीकार कर ली। बस अकबर यही चाह रहा था। अकबर का जो मेन लक्ष्य था वो ये था कि संपूर्ण हिंदुस्तान के राजाओं को अपने अधीन करना और अपने अधीनता स्वीकार करना। अब यहाँ पर ये तो अपने आप ही अधीनता स्वीकार कर रहे थे, तो इनके तो कोई टेंशन ही नहीं आई। तो चिंता थी तो बस महाराणा प्रताप जैसे राजाओं की, जिनको अधीनता स्वीकार करने में अकबर ने अपना पूरी साहस लगा दिया, पर मरते दम तक भी उन्होंने अपनी इस अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी। अब चलो भाई हो गया, यहाँ पे विवाह करवा दिया अकबर से। अभी इसके बाद में अकबर ने जो इसकी पुत्री हरकाबाई को कुछ उपाधियाँ दी। अभी यहाँ पे दोस्तों कई मूवी सीरियल्स वगैरह में आपने देखा होगा कि अकबर के साथ इसका नाम जोधाबाई देखने को मिलता है, लेकिन वो जोधाबाई नहीं है, इनका नाम हरकाबाई है। जोधबाई की अकबर ने हरकाबाई को उपाधि जरूर दी थी, ये उपाधि दी थी अकबर ने जोधबाई की। मरियम की उपाधि है वो भी अकबर ने दी, और उजमानी की जो शेख सलीम चिश्ती ने दी। और मरियम और उजमानी, मरियम की तो अकबर ने दी, उजमानी की शेख सलीम चिश्ती ने दी। और मरियम और उजमानी इन दोनों की जिन्होंने उपाधि दी वो थे जहांगीर। तो इन चीज़ों में आप उपाधियों में कंफ्यूज मत होइएगा। मरियम की अकबर ने, उजमानी की शेख सलीम चिश्ती ने, और मरियम उजमानी की जहांगीर ने, ये दोनों अकबर ने दी। और फिर उजमानी की शेख सलीम चिश्ती ने, और फिर मरियम उजमानी की जहांगीर ने। आपको बता दो दोस्तों, जो भारमल जो थे यह राजस्थान के प्रथम ऐसे शासक थे जिन्होंने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, और प्रथम ऐसे शासक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। और हरकाबाई और अकबर का विवाह हो गया, और हरकाबाई और अकबर से ही
भविष्य में कालांतर में सलीम उत्पन्न हुआ। जो सलीम हुआ था उसी का नाम कालांतर में जहांगीर हो गया था, जो आगे चल के हिंदुस्तान का शहंशाह बनता है। और बहरमल को जो है दोस्तों अकबर ने कुछ उपाधियां दी, 2 उपाधियां दी। एक तो थी राजा की और दूसरी जो उपाधि थी वो थी अमीर उल उमरा। और उपाधियों के अलावा 5000 जात व सवार दिए। और जो दोस्तों जो अकबर ने 1570 के अंदर नागौर दरबार लगाया था, वो भी बहरमल की सलाह पर ही नागौर दरबार लगाया था। तो दोस्तों यही कुछ मुख्य मुख्य बातें थी जो बहरमल के बारे में हमें पढ़नी थी। बहरमल ने अकबर से 2 बार मुलाकात की, मुख्यतः मजनू खां और चगताई खां के द्वारा। प्रथम बार जो शासक आते हैं हमारे दोस्तों वो है भगवंत दास। भगवंत दास दोस्तों सन 1562 में जब से इनके पिताजी ने यानी कि बहरमल ने हरका बाई का विवाह अकबर के साथ किया था, तब से 1562 से ये और इनके पुत्र मान सिंह दोनों अकबर की सेवा में आगरा आ गए थे। और अकबर ने 5000 का जात और मनसब देकर इसको अपना मनसबदार बनाया था। और वही उपाधियां जो ये बहरमल को दी, वही दोनों उपाधियां अकबर ने इन्हें दी, राजा और अमीर उल उमरा की। दोस्तों जहांगीरी नामा के अंदर भगवंत दास को भगवान दास भी कहा गया है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे वो है कि सर्वप्रथम मुगल दरबार में नगाड़ा निशान जिसे दिया गया था वो थे भगवंत दास। नगाड़ा निशान मतलब ये नहीं कि नगाड़ा निशान की फ़ोटो डाउनलोड की और एफबी पे लगा दी, अकबर ने बोला कि चलो आज से तुम्हारी डी। नगाड़ा निशान का मतलब ये हम कहीं टीवी सीरियल्स वगैरह में आपने देखा होगा, कोई महाभारत रामायण या इनमें उनमें जो नगाड़ा बजा के जो आने से पहले एक तरह से उनका स्वागत किया जाता है कि भगवान दास पधारे राजा वगैरह ऐसे कहा जाता है। नगाड़ों से बजा के नगाड़ों के माध्यम से स्वागत किया जाता है, उसे नगाड़ा निशान कहा जाता है। अब हम जानते हैं इनके कुछ प्रमुख अभियानों के बारे में। तो दोस्तों इनके प्रमुख सैन्य अभियान कुछ इस प्रकार से थे। सबसे पहले आता है वो चित्तौड़गढ़ अभियान। ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ अभियान हुआ था 1567 से 1568 तक। यहाँ पे क्या है दोस्तों, अकबर ने मतलब 1567 के अंदर तो चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था और सन 1568 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर विजय प्राप्त की थी, चित्तौड़ को जीता था। मतलब 67 के अंदर तो इसने पूरी तरह से चित्तौड़गढ़ दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया था और इसे जीतने में लगभग साल भर का समय लग गया। और इसकी विजय के पश्चात इसने जो भगवंत दास के कहने पर कत्लेआम आदेश जारी करवाया था, जो कि इसके पूरे जीवन काल में इसके लगभग एक कलंक की तरह साबित हुआ अकबर के ऊपर। के दौरान दोस्तों हुआ क्या था, अकबर ने आक्रमण किया था 1567 के अंदर और 1568 तक इसे 1 साल लग गया था चित्तौड़ किले को जीतने के अंदर। अभी दोस्तों हुआ क्या था कि जो अकबर के जो सेना वगैरह थी वो थी नीचे और जो चित्तौड़ किला था वो था पहाड़ पर। अभी ये जो गोले वगैरह कुछ भी दागते रहते थे तो ये दीवारों को भी नहीं भेद पा रही थी चित्तौड़ के किले की, क्योंकि वहाँ पर जो किले का नेतृत्व वो जयमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया कर रहे थे। तो जो भी ये गोले वगैरह दाग के रात को किले की दीवारों को ध्वस्त करते थे, उनको रात के अंदर ही सुबह होने से पहले उनकी मरम्मत करके उन्हें ठीक किया कर देते थे। तो अकबर ने अब यहाँ पे क्या दिमाग लगाया दोस्तों कि उसने जो है एक रेत का टीला बना दिया जिसपे कि तोपों को चढ़ा के यहाँ से गोले दागने के लिए, ताकि इतनी ऊंचाई पे बनाया जितना ऊंचा लगभग ये था चित्तौड़ का किला, उस ऊंचाई तक बना दिया। और 2 इसने सुरंगें बनाई। तो सुरंगों को तो क्या है इन्होंने नष्ट कर दिया था। अब एक बार क्या हुआ कि इस टिले के ऊपर खड़ा होकर जब अकबर देख रहा था, तो जब चित्तौड़ किले के अंदर जौहर हुआ तो इसने भगवंत दास से बोला कि देखो भगवंत दास, लगता है चित्तौड़ किले के अंदर आग लग गई है। तो तभी भगवंत दास ने कहा कि नहीं जहाँपना, यहाँ पे कोई आग नहीं लगी है, बल्कि यहाँ पर जो जौहर हो रहा है और अभी साका होगा, क्योंकि इस वक्त जो राजपूत रानियां वो जौहर कर रही है और अभी इनके सभी के पति एक भेड़िए के समान, एक शेर के समान किले से बाहर आएंगे और हमारी सेना पर बुरी तरीके से टूट पड़ेंगे। इनका सिर्फ एक ही मकसद होगा इसमें, या तो मरना या मारना। उस वक्त दोस्तों एक भीषण संहार हुआ। और अभी चित्तौड़ के बाद में जो आता है वो आता है रणथंभौर अभियान। 1569 में अकबर ने दोस्तों रणथंभौर के शासक सुरजन देवहाड़ा को हरा कर अपने अधीन कर लिया और उससे संधि कर ली। और इसके अंदर भगवंत दास की एक महत्वपूर्ण अहम भूमिका रही थी।
अभी 70 में जो नागौर दरबार लगाया अकबर ने, तो ये जो लगाया था ये भारमल की सलाह पर अकबर ने लगाया। और भगवंत दास ने जो जैसलमेर के शासक महाराव हर्राय को नागौर दरबार में लेके आया और अकबर की अधीनता स्वीकार करवाई, और महाराव हर्राय ने यहाँ पर अकबर से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और अकबर की अधीनता स्वीकार करी। अब 1572 में आता है सरनाल अभियान। सरनाल अभियान के अंतर्गत दोस्तों होता है क्या कि अकबर के जो सौतेले भाई होते हैं उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो विद्रोह का दमन करने के लिए अकबर गया और अकबर ने अपने सभी भाइयों के विद्रोह का दमन किया, और इसके अंदर भी भगवंत दास की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। अभी इसके बाद क्या होता है दोस्तों, भगवंत दास जी को बना दिया जाता है पंजाब का सूबेदार। ये लो जी, हो गए मजे। सूबेदार इन्हें बनाया जाता है 1582 से लेकर 1589 तक। तो क्या इनकी मृत्यु हो गई, वरना बाद में बने रहते नहीं बने रहते वो तो कौन जानता है। अभी इसी के बीच इन्होंने क्या किया, 1585 के अंदर अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ कर दिया, और मानबाई और जहांगीर से ही खुसरो का जन्म हुआ। मानबाई को जो दोस्तों को जहांगीर ने 2 उपाधियां दी थी। तो दोस्तों ये जो 2 उपाधियां हैं ये जहांगीर ने अपनी बेगम मतलब मानबाई को दी। एक तो दी इसने शाह बेगम या बादशाह बेगम, और दूसरी जो है वो इसने दी सुल्तान निसा या सुल्ताना मस्ताना। ये दोनों जो उपाधियां हैं ये जहांगीर द्वारा प्रदत्त है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक है, हम आज इतना ही पढ़ेंगे। तो दोस्तों नया चैनल है, कुछ गलतियां हैं तो कुछ सुझाव आप दीजिए, कुछ सुधार हम करेंगे। इस तरीके से यदि सपोर्ट करते रहेंगे आप तो हम कुछ ना कुछ आपके लिए नए लाते रहेंगे। और यदि आपका सपोर्ट रहा तो राजस्थान की संपूर्ण जीके हम इसी तरीके से कराएंगे। यदि आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, और कोई भी आपका सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। Subscribe now and press the bell icon.